नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। देखो, आज देखने वाला है अपन इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये एक शानदार क्लास रहने वाली है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप क्लास पूरी देखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नागरिकों को वर्तमान में मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए। कि भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए। देखो, वर्तमान में ये 6 है, लेकिन मूल संविधान में 7 थे। मूल संविधान में कितने थे? 7 अधिकार थे। देखो, मूल अधिकार की बात करते हैं अपन, तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। ठीक है। टोटल अनुच्छेद 12 से लेके 35 में इनका उल्लेख है और टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 23 है। ठीक है। और ये भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है। ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। देखो, अभी अपन ने देखा था कि टोटल 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है। तो टोटल अनुच्छेद कितने हो जाएंगे अपने? 23 ऐसे अनुच्छेद हैं जो अपने मौलिक अधिकारों को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, भारत की प्रभुत्ता बनाए रखने का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखो, ये जो है भारत की प्रभुत्ता बनाए रखने का अधिकार अपने मौलिक कर्तव्यों के अंदर शामिल नहीं होता है। ठीक है। देखो, भारत के मौलिक कर्तव्य कैसे हैं कि समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है? 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था वो है 23 से लेके 24 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है 29 से लेके 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32। ये अपने क्या है? मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। तो इसमें भारत की प्रभुत्ता को बनाए रखने का अधिकार कहीं पे भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा मूल अधिकार से संबंधित है जो उनके उपलब्ध है, जो कि भारत के नागरिक नहीं है। जो कि भारत के नागरिक नहीं है मतलब ऐसे कानून जो उन लोगों को भी उपलब्ध है जो भारत के नागरिक नहीं है। तो देखो, अनुच्छेद 14 एक ऐसा कानून है जो कि भारत के बाहर के लोगों के लिए भी समान रहेगा। देखो, अनुच्छेद 14 में क्या है कि समानता और कानून के समक्ष संरक्षण व्यवस्था। कानून के समक्ष, अब भारत के बाहर का हो या भारत का नागरिक हो, कानून सबके लिए क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ठीक है। 15 है किसी भी धर्म, मूल जाति, निवास के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 है लोक नियोजन में समानता का अवसर। लोक नियोजन में समानता का अवसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार। देखो, अभी अपन ने देखा था कि अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में समानता के अवसर प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मिनट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार में है? उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार में है? देखो, ये जो उपाधियों का अंत है ये है 18 अनुच्छेद में। भाई, किसी भी सैनिक और सैन्य के अतिरिक्त द्वारा दी जाने वाली उपाधियों का अंत है। ठीक है। ये अनुच्छेद अपने आता है कि सांस्कृतिक और ये आएगा समानता का अधिकार में। किसमें आएगा? समानता का अधिकार में। स्वतंत्रता के अधिकार में इससे कोई लिंक नहीं है, क्योंकि जो आता है समानता के अधिकार में आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत के अपराध घोषित किया गया है? छुआछूत को अपराध, अस्पृश्यता। किसमें? अस्पृश्यता।
अस्पष्टता आती है अनुच्छेद 17 के अंदर, अनुच्छेद 17 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता ये अपन को मिली अनुच्छेद 19 में मिलती है। किस में मिलती है? अनुच्छेद 19 में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को निहित करना ही क्या है? भारत की प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, कि किसी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है, भारतीय जो अनुच्छेद 21 है इसका संबंध है जीवन के अधिकार से। किसके अधिकार से? जीवन के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है, तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में ये किया गया था प्रधानमंत्री जब मोरारजी देसाई था, जब मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तब की बात है ना, और 1978 के अंदर किया गया था, 1978 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद का हिस्सा था। कौन से अनुच्छेद का हिस्सा था? देखो, ये हटाए जाने से पहले 19 का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंदर आया करता था, लेकिन अब जब ये आता है तो ये 300 कैग के अंदर आता है। ठीक है, अभी अनुच्छेद 300 कैग में हिस्सा है और अभी ये कानूनन अधिकार बन गया है, बस मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, पहले ये अनुच्छेद 19 के अंदर मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संपत्ति के अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखो, अभी अपन ने देखा था कि जो संपत्ति का अधिकार है 19 से हटा के 300 कैग के अंदर इसको क्या कर लिया गया है? शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया है? कानूनन अधिकार बन गया है। क्या बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया है, मूल अधिकार नहीं रहा कुल मिला के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के मौलिक अधिकारों की सूची में विलुप्त कर दिया गया था? देखो, अभी अपन ने देखा था कि मोरारजी देसाई के काल में ऐसा था जब इसको हटाया गया था, तो ये 1978 में किया गया था और 44वें संविधान संशोधन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार को अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? हृदय और आत्मा किसने कहा? तो ये कहा अंबेडकर ने कहा। कौन किसको कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि शिक्षा के अधिकार भारतीय संविधान में मूल रूप में शामिल है। तो शिक्षा का अधिकार है वो भारतीय स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। किस में आता है? स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। ठीक है, तो ये आएगा स्वतंत्रता के अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को प्रावधान है? तो देखो, जो मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार वो है भाग 3 में, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व है ये है भाग 4 में, भाग 4 में। और जो मूल कर्तव्य है वो है भाग 4 क में। ठीक है, तो अभी आ जाएगा अपने भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि संविधान का 42वां संशोधन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 के अंदर किया गया था, तो ये आ जाएगा 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विस्तार से उल्लेखित किया गया है? तो ये किया गया है भारत के नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व एक्चुअल में क्या होता है कि ये सरकार के कर्तव्य होते हैं, सरकार के कर्तव्य होते हैं। सरकार पर कोई
सरकार पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इनको लागू करने का, बस सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं लाती है और इनको अप्लाई करती है। अपन इन अधिकारों को लेके कानून में केस नहीं कर सकते या सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है, कि सरकार अपने बजट के हिसाब से ये अपने नागरिकों को उपलब्ध कराती है, ठीक है। आगे देखो, कि निम्नलिखित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा संविधान भारत के संविधान मूलतः सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो यह है, देखो, पुरुष और स्त्री के को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, तो ये तो शामिल हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन भी यही नीति निर्देशक तत्वों में ही आता है। उद्देश्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, देखो इसका थोड़ा डाउट है ना, कृषि और पशुपालन आता ही आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत है। तो इसको ये अपने नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनमें सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्व का एक भाग है, कि गोवध जो आता है वो आता है 48 के अंदर। गोवध जो है, गोवध क्या है, निषेध है राज्य में, तो ये आता है 48 के अंदर, ठीक है। आगे देखो, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति करता है, तो ये करता है आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, मौलिक जो कर्तव्य हैं वो दिए गए 51 क में, 51 क में। नेक्स्ट देखो, किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, किस, तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन में, 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन, 1976 में, 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर सम्मिलित किया गया था, तो ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, समिति में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि भारतीय संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया, तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो जोड़ा गया था 2002 में, 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति चुनाव होता है, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो होता है अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 54 में। और जो ये चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। और एकल संक्रमणीय पद्धति इसमें यूज की जाती है, कौन सी पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब क्या है, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो, यह राज्य विधानमंडल के उस सदस्यों का सदस्य हो, या उस राज्य के विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, यदि वह कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया हो, तो यह आएगा यदि वह विधानमंडल के उस सदन का सदस्य हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी पद्धति को अपनाया गया जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अभी मैंने कहा था तो आपको कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति होती है, कौन सी होती है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या है, तो जो पद्धति है वो है एकल संक्रमणीय पद्धति, कौन सी है, एकल संक्रमणीय पद्धति। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे प्रेषित करेगा, तो जो भारत का राष्ट्रपति है
जो राष्ट्रपति वो अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा मुख्य न्यायाधीश को। किसको देगा? मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा हो, क्या हो? संविधान का उल्लंघन हो, प्रशासन में असहयोग हो, या उच्चतम न्यायालय की सलाह को अस्वीकृति दी गई हो, या निषेध अधिकार का दुरुपयोग। तो इसमें आएगा अगर वह संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन, कि संविधान का उल्लंघन करने पर अपन क्या कर सकते हैं? महाभियोग द्वारा उसको हटाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया सम्मिलित है? तो जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 61 में सम्मिलित है। किसमें है? अनुच्छेद 61 में सम्मिलित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का मामला भेजा जा सकता है। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित जितने भी विवाद होंगे वो सर्वोच्चतम न्यायालय के अंदर भेजा जा सकता है। किसमें भेजा जा सकता है? सर्वोच्चतम न्यायालय में इसका फैसला होगा। कोई भी निचली कोर्ट या हाई कोर्ट इसमें में ये मामला नहीं जा सकता, केवल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। किसमें जाएगा? उच्चतम सर्वोच्चतम न्यायालय के अंदर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को समाधान प्राप्त करने की शक्तियां हैं? देखो भारत का जो राष्ट्रपति होता है किसी को भी क्या कर सकता है? समाधान दे सकता है या उसकी सजा को कम कर सकता है। तो ये है अनुच्छेद 72 में। ये किस में आता है? अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 किससे रिलेटेड है? समाधान से। ठीक है, तो अनुच्छेद 72 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। देखो जो मंत्रिपरिषद है इसको राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति को जो भी सलाह दी जाती है ये गोपनीय होती है। क्या होती है? गोपनीय। ठीक है, और ना ही इस पे कोई जांच की जा सकती है, ना ही इस पे कोई जांच की जा सकती है, कोई जांच के दायरे में नहीं आती है। ठीक है, जांच के दायरे में आती ही नहीं है। तो देखो सर्वोच्च कोई कर ही नहीं सकता, तो यह जांच के दायरे में नहीं आती है। ये जो सलाह होती है वो जांच के दायरे में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति की किसकी सलाह से कार्य करता है? जो राष्ट्रपति को सलाह के लिए जो बनाई जाती है वो होती है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का गठन होता ही इसीलिए कि वो राष्ट्रपति की क्या कर सके? राष्ट्रपति को सलाह दे या उसको मतलब उसके किसी भी जो काम है उसको करने में हेल्प करने के लिए किसका गठन किया जाता है? मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जो कि क्या करती है? समय समय पर राष्ट्रपति को सलाह देती है। ठीक है, और ये सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की किस शक्ति का वर्णन किया गया है? तो जो 123 है, 123 ये होती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो होता है 356 में। किसमें होता है? 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अगर आर्टिकल 356 अप्लाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर होता है, सत्ताधारी जो भी पार्टी सरकार में है या बहुमत में है, तो उसका जो नेता होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। क्या होता है? भारत का
प्रधानमंत्री जो होता है वही होता है सत्ताधारी दल का प्रमुख नेता जो होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। जो लंबे समय तक रहे हैं वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो सबसे लंबा जिनका कार्यकाल है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? तो जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य है राष्ट्रपति के प्रति वो है अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 78 में। ठीक है, तो यहाँ पे आया अनुच्छेद कौन से में आएगा? 78 के अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत के किस वित्त मंत्री का जन्म 29 फरवरी को आता है? देखो शानदार सा क्वेश्चन है कि जो अपने मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई, इनका जो जन्म आता है वो 29 फरवरी का है। कब का है? 29 फरवरी का। तो मोरारजी देसाई का जो जन्म है वो 29 फरवरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण करवाई? तो जो प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण करवाने का काम था वो KR नारायण ने किया। किसने किया? KR नारायण ने अटल बिहारी वाजपेयी को 1998 में क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? देखो अभी जो नया संसद बना है उसके तो है विमल पटेल। कौन है? विमल पटेल। ठीक है, लेकिन जो इससे पहले वाला था उसके था एडविन लुटियंस। और जो अभी जो ये संसद भवन बना है इसको टाटा ग्रुप ने बनाया। किसने बनाया? टाटा ग्रुप ने। ठीक है, और इसके वास्तुकार है विमल पटेल और जो पुराना वाला था उसके थे एडविन लुटियंस। नेक्स्ट देखो, कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है, तो देखो कौन कर रही है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। कौन कर रही है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड क्या कर रही है? इसका निर्माण कर रही है। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भारतीय संविधान संसद का जो गठन होता है, संसद का गठन वो होता है 79 में। आर्टिकल अनुच्छेद 79 में क्या होता है? भारतीय जो संसद है उसका गठन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हाउस ऑफ पीपल के नाम से किसे जाना जाता है? हाउस ऑफ पीपल होता है लोकसभा को। देखो ये हो गया लोकसभा, लोक मतलब हो गया पीपल और सभा हो गया हाउस, तो इसको बोलेंगे अपन लोकसभा। नेक्स्ट देखो, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? देखो जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र देता है भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और जो अध्यक्ष होगा वो किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संसद में प्रस्तुत विधेयक कानून बनता है जब कानून बनाने के लिए क्या जरूरी है कि राष्ट्रपति का उस पर क्या हो जाए? हस्ताक्षर हो जाए। जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा वह कानून नहीं बनेगा। ठीक है, चाहे वो दोनों सदनों में पारित ही क्यों ना हो गया हो, कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के उसके ऊपर हस्ताक्षर जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जैसे मान लो कभी कभी क्या करता है कि राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आग्रह कर सकता है। ठीक है, तो जो अगर दोनों जैसे राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों की संयुक्त बैठक होती है, इन दोनों की संयुक्त बैठक होती है, तो जो उसकी अध्यक्षता करेगा वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का
अध्यक्ष करेगा, ठीक है। तो इसमें करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि संसद के दोनों सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक से अधिक कितने समय का अंतराल किया जा सकता है। तो दोनों सत्रों के बीच लगातार कोई भी 2 सत्र चलेंगे, उसमें अधिक से अधिक 6 महीने का अंतराल हो सकता है। कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 6 महीने का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धन विधेय के संबंध में राज्यसभा के पास क्या शक्ति है। देखो धन विधेय जो होता है इसके संबंध में राज्यसभा के जो भी है इसके पास में कोई भी शक्तियां नहीं है। धन विधेय के जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास निहित है, राष्ट्रपति के पास क्या है? निहित है। तो देखो यह इसे संशोधित कर सकती है, यह इसे निरस्त कर सकती है, यह इसे रोक सकती है। जब इसके पास कुछ शक्तियां है ही नहीं तो ये सब कुछ कर ही नहीं सकती। तो इसके पास क्या आएगा कि इसके पास कोई शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति का प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जा सकता है। मतलब निम्नलिखित में कौन सी समिति है जिसको प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। तो ये होती है अपनी लोक लेखा समिति। कौन सी होती है? लोक लेखा समिति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसके कारण संसद का सत्र समाप्त हो जाता है। तो अगर मान लो अपन सत्र समाप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं सत्रावसान, सत्रावसान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अपनी यहाँ पे क्लास खत्म होती है, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन अभी भी रह गए तो ये इनको अपन अगले पार्ट में कवर करेंगे। अभी के लिए आज की क्लास इतनी थी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया या क्लास आपको लगती है कि आपके लिए उपयोगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड इस पे ऐसे क्विज मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।